डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पार्ट 3 में हमने आपको बतलाया अक्षीय रेखा पर एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से हम प्राप्त करते हैं। अब हम दूसरे हेडिंग में पढ़ने जा रहे हैं निरक्षीय रेखा पर इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से प्राप्त करेंगे ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव हम बना रहे हैं यहाँ पर। तो आप पहले से जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बनता है। ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये इसका मिड पॉइंट है O और एक साइड का लेंथ L हमने मान लिया, दूसरे साइड का लेंथ L है। इस तरह से -q और +q के बीच का जो डिस्टेंस है वह 2L है। ओके, अब ये आप लेंथ देख रहे हैं, यहां से हम एक बाइसेक्टर खींचते हैं। बाइसेक्टर परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने खींचा तो यहां पर एंगल बनेगा 90 डिग्री का और ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो जितना पार्ट इधर होगा उतना ही पार्ट इधर होगा। इस लाइन का ही नाम होता है इक्वेटोरियल। ऊपर भी खींच सकते हैं, नीचे भी चाहे तो खींच सकते हैं। नीचे भी अगर लाइन आती है तो इसका भी नाम इक्वेटोरियल ही होगा, लेकिन सुविधा के दृष्टिकोण से इसको हम ऊपर ही ले रहे हैं। अब इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक हम पॉइंट ले रहे हैं P। यहां इक्वेटोरियल लाइन पर एक हमने पॉइंट ले लिया P। ओके, ये P। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि साफ दिखे। अब इस पॉइंट से हम एक लाइन खींचेंगे -q तक, ये हमने खींच दिया, और P से +q तक हम एक लाइन खींचेंगे। बिल्कुल ये सीधी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ओके, अब यदि देखा जाए डिस्टेंस, तो ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये भी होता है, सेम डिस्टेंस होगा, क्योंकि बाइसेक्टर पर हमने ये पॉइंट लिया है। तो अगर हम मान लें कि P और -q के बीच का डिस्टेंस x है, और यहां हम मान लें कि P और +q के बीच का डिस्टेंस भी x है, सेम डिस्टेंस होंगे, तो अब हम यहां से प्राप्त करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव क्या होगा। ये हम यहां से प्राप्त करेंगे। तो हम जानते हैं -q के कारण जो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वह निगेटिव होता है, और +q के कारण जो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वह पॉजिटिव होगा। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, तो उसके लिए हमें एक फार्मूले की आवश्यकता होगी। तो हम फार्मूला यहां पर लिखते हैं। तो -q चार्ज के कारण और +q चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4πε0 के Q/R। इस फार्मूले का यूज करते हुए हम +q के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम लिखेंगे। तो +q के कारण P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम V1 मान लेते हैं, तो ये V1 इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस के जगह पर हम ये x लिख देंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो हमने x लिया है। अब इसी प्रकार से -q के कारण P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, उसको हम V2 अगर मान लें, तो आप पहले से भी जानते हैं कि माइनस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वैद्युत विभव वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। तो फार्मूला तो यही होगा, -1/4πε0 के Q/x। आप देख रहे हैं कि जो V1 है ये पॉजिटिव है और जो V2 है निगेटिव है,
और इधर अगर देखा जाए तो ये वैल्यू सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर टोटल अगर हम पोटेंशियल निकालें माइनस क्यू के कारण प्लस क्यू के कारण, पी हो जाता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब यहाँ V1 के स्थान पर अगर हम वैल्यू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान X, और फिर V2 के जगह पर अगर हम वैल्यू लिखें तो ये तो निगेटिव है, माइनस हो गया, तो ये भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q अपान X। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये चौंकाने वाली बात आई, ओके, कि अगर कोई पॉइंट हम डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, केवल यहीं पर 0 नहीं होता है, इस लाइन पर कहीं भी आप पॉइंट ले लेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट से दोनों चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस सेम होगा, और एक के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, दूसरे के कारण नेगेटिव पोटेंशियल, इस तरह से दोनों पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 प्राप्त होता है, ये आपने जाना। अब आइए अगला हमारा हेडिंग होगा, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे किसी भी पॉइंट पर। जैसे कि आपने पढ़ा एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट है तो वहां हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। आपने ये भी पढ़ा कि इक्वेटोरियल पर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। अब तीसरा जो हमारा हेडिंग होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। अब हमें अक्षीय की बात नहीं करनी है, अब हमें निरक्षीय की बात नहीं करनी है। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई पॉइंट है, कहीं भी पॉइंट हो, तो वहां पर वैद्युत विभव क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये हम निकालने जा रहे हैं। तो इसके लिए जैसे यहां पर हमने डाइपोल बनाया, डाइपोल, ये हम डाइपोल बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। अब हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे इसको मान लें कि माइनस क्यू ए पर है, ए पॉइंट पर, और ये बी पॉइंट पर है, ओके, ए और बी पॉइंट पर है। अब हम कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं कहीं भी, ये पॉइंट पी है, और हम इस डाइपोल के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव निकालना चाहते हैं। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो यह है, मिड पॉइंट, इसको O कह देंगे। यहां से डिस्टेंस L होगा और यहां से ये डिस्टेंस L होगा, टोटल डिस्टेंस 2L होता है। अब हम पॉइंट P को डाइपोल के सेंटर से मिला देते हैं। चलिए हमने मिला दिया, देखिए हम सेंटर को, डाइपोल के सेंटर को हम मिला रहे हैं पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट P से हमने एक लाइन खींचा जो सेंटर O से होकर ये लाइन गुजर रही है, ओके। तो अब देखिए यहां से सेंटर से, डाइपोल के वैद्युत द्विध्रुव के सेंटर से, केंद्र बिंदु से ये जो पॉइंट P का डिस्टेंस है वह R है, ये R डिस्टेंस है, ओके। अब हम यहाँ पर कौन कौन सा काम कर रहे हैं इसको आप देखिए। तो हम P और B को मिला दिए कि स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, P और B यहाँ पर मिल गया। अब P और A को मिलाते हैं तो P और A मिल गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए।
हालांकि बनाने पर नहीं बन पा रहा है क्योंकि स्लिप कर जा रहा है, ब्लैक बोर्ड बहुत चिकना, सॉरी व्हाइट बोर्ड बहुत चिकना है और स्लिप कर जा रहा है थोड़ा हाथ, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ओके, अब एक काम हम यहाँ पर करते हैं। देखिए यह जो लाइन है ज़्यादा लंबा है लाइन, और यह जो लाइन है थोड़ा इसकी लंबाई कम है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों लाइनें पी ए और पी बी सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। ओके, तो अब हम करते क्या है, यहां पर यहां से पॉइंट पी से पी ओ पर एक हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, लंब खींचेंगे। ये परपेंडिकुलर लाइन हमने खींच दिया, इसका नाम यहाँ पर जो है, यहाँ इसका नाम हमने दे दिया सी, इस पॉइंट का। ओके, अब देखिए इस तरह से हमने कर दिया, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दिए। ओके, अब यहाँ से पॉइंट ए से इस लाइन पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, लंब खींचेंगे, तो वह लंब इस तरह से प्राप्त हुआ, वह लंब ऐसे प्राप्त हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लंब, इसका हमने नाम रख दिया डी। यहाँ पर बस यही समझने वाली बात है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो तो एल है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एल है। क्लियर? अब आइए देखिए, पी से सी का जो लंबाई है और पी से डी का लंबाई सेम है, इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई? क्योंकि यहाँ से तो हमने परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, तो अब यह लाइन और यह लाइन सेम हो जाएगा, एक समान। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर लाइन खींचा है, मतलब लंब रेखा हमने खींचा है, तो यहाँ से P से A का लंबाई और P से D का लंबाई एक बराबर हो चुका है। मतलब यह लंबाई, फिर से देखिए, PD यह लंबाई और PA यह लंबाई बिल्कुल बराबर हो चुका है। तो एक बार फिर सुन लीजिए, PB और PC की लंबाई बराबर है, PA और PD की लंबाई बराबर है। बस आप इतना बात जान गए। अब आइए देखिए, यह जो यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा। ओके, ये एंगल थीटा है, ये एल है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो थीटा के सामने का ये जो साइड है, यह साइड परपेंडिकुलर होगा, इस साइड को हम कहेंगे लंब। ओके, और इस साइड को हम कहेंगे आधार, बेस। यानी कि एल का हमको बेस कंपोनेंट लेना है, तो एल का बेस कंपोनेंट क्या होगा? एल कॉस थीटा होता है। एल का बेस कंपोनेंट क्या होगा? एल कॉस थीटा होगा। तो यह जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया एल कॉस थीटा। ओके, उसी प्रकार से अब आप यहाँ आ जाइए, तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। अब यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। उस समकोण त्रिभुज में एंगल के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और ये भुजा बेस कहलाएगी, आधार। तो यहाँ पर भी हमें इस लेंथ की आवश्यकता है, ओ से डी का लेंथ कितना है इसका आवश्यकता है। तो एल का ये भी क्या होगा? ये भी होगा बेस कंपोनेंट, आधार घटक। तो ये भी कितना हो जाएगा? एल कॉस थीटा। बस इतना हमने बात समझाया कि एल का बेस कंपोनेंट, हमें सी से ओ तक बेस कंपोनेंट एल कॉस थीटा होगा, एल का ओ से डी तक का बेस कंपोनेंट एल कॉस थीटा होगा। इतना बात आप बिल्कुल समझ चुके हैं। अब इसके आगे मैं चलता हूं। फिगर तो आप समझ ही चुके हैं। अब देखिए, अब हम प्लस क्यू के कारण पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल होगा ये हम निकालना चाहते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और हम लोग समझ लें कि पी और बी, पीबी बिल्कुल इक्वल होगा पी और सी। यानी कि ये पीबी, कई बार मैं कह चुका हूं, पीबी और पीसी का लेंथ, लंबाई
इक्वल होगा, बराबर होगा। ओके, अब भाई हम पीसी निकालना चाहते हैं, पीसी लेंथ हम निकालना चाहते हैं, तो पी से ओ का जो डिस्टेंस है वो आर है। फिर से देख लीजिए, पी से ओ का जो डिस्टेंस है वो आर है, और सी से ओ का जो डिस्टेंस है वो एल cos थीटा है। तो अगर हम हमें निकालना है पीसी, तो पी से ओ का डिस्टेंस आर है। ओके, और हमें तो पीसी निकालना है, तो आर तो यहां तक है, तो इस आर में से एल cos थीटा को माइनस कर देंगे तो ये हमको पीसी मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आर माइनस एल cos थीटा। ओके, तो आप ये जान गए कि यह जो डिस्टेंस है ना पीबी, कितना डिस्टेंस है, आर माइनस एल cos थीटा। अब आइए इसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा हम जान लेते हैं, जैसे ए से पी का डिस्टेंस, ओके, और पी से डी का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है। पी ए का डिस्टेंस पी डी के बराबर है, ठीक है। तो पी ए क्या होगा, पी ए, पी से ए का डिस्टेंस क्या होगा, पी डी, पी डी। ओके, तो पी ए का डिस्टेंस पी डी के बराबर होगा। आ जाइए, पी डी बराबर कितना होगा, तो यहां से पी से लेकर ओ तक डिस्टेंस आर है, और ओ से डी का डिस्टेंस एल cos थीटा है। तो इस आर को और एल cos थीटा को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पूरा पी से लेकर डी तक का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, आर प्लस एल cos थीटा। तो इस तरह से हम जान गए कि यह जो लेंथ है, यह लेंथ कितना है, यह लेंथ है यह लेंथ है आर प्लस एल cos थीटा, पी से ए तक। अब आइए पी से बी तक कितना लेंथ है, तो यह लेंथ है आर माइनस एल cos थीटा। इतना बात आप समझ गए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, प्लस क्यू के कारण जो पोटेंशियल आ रहा है उसको हम V1 मान लें। क्या मान लें, V1। प्लस क्यू के कारण जो पोटेंशियल यहाँ पर बन रहा है उसको हमने V1 मान लिया। तो V1 इक्वल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ओके, Q अपन R होता है, तो आप देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है भाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है R माइनस एल cos थीटा। तो यहां पर हम लिखेंगे R माइनस एल cos थीटा। बहुत अच्छा, इसका तो काम हो गया प्लस क्यू का। अब आइए माइनस क्यू के कारण P पर पोटेंशियल क्या होगा, उसको हमने मान लिया V2। चूंकि ये माइनस है तो पोटेंशियल तो निगेटिव देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान। अब यहां देखिए, यहां पर डिस्टेंस क्या है, यहां पर A से P का डिस्टेंस है R प्लस एल cos थीटा। तो यहां पर लिखेंगे R प्लस एल cos थीटा। ये V1 हो गया और ये V2 हो गया। अब हमें फिगर की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको मैं हटा दे रहा हूं। हम यहां से कुछ अलजेब्रिक प्रोसेस है जो हम करेंगे, और उसके बाद फाइनली हम फार्मूला इसका प्राप्त करेंगे। तो पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R माइनस एल cos थीटा। ओके, ये प्लस है, ठीक है, लेकिन V2 तो निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन आएगा। और V2 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K
के, ओके, क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है, ऊपर का तो जरूरत नहीं है, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब यहां पर देखा जाए तो कॉमन हमको मिल जा रहा है, ऊपर देखिए v इक्वल कॉमन क्या मिलेगा, q मिल जाएगा दोनों में कॉमन, और 4 पे आप साइलेंट जीरो के ये कॉमन मिलेगा, तो कॉमन हमने लिख दिया q इज इक्वल टू 4 पाई ऑफ साइलेंट जीरो के, ओके। अब कॉमन से इसमें हमने डिवाइड कर दिया तो ये तो खत्म हो गया, बचा ये 1 अपॉन r माइनस एल कॉस थीटा, ओके, ये हो गया माइनस। अब ये तो कॉमन में चला गया तो बचा ये 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। तो इस तरह से हमने कॉमन ले लिया। अब इसी स्टेप को हम आगे की तरफ बढ़ाते चलेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है। अगला लाइन होगा v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई ऑफ साइलेंट जीरो के, हाँ ठीक है, यहां पर इसको सॉल्व करना है तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, ओके, एलसीएम ये आएगा आर माइनस एल कॉस थीटा, और एलसीएम ये रहेगा आर प्लस एल कॉस थीटा, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस एलसीएम में इसे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा आर प्लस एल कॉस थीटा, तो ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस। अब देखिए यहां अगर हम एलसीएम में आर प्लस एल कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर माइनस एल कॉस थीटा, तो यहां ब्रैकेट में हम लिखेंगे आर माइनस एल कॉस थीटा, ओके। अगली लाइन में हम चलते हैं, v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई ऑफ साइलेंट जीरो के, ओके। इसको सिंप्लीफाई हम कर देते हैं तो r प्लस एल कॉस थीटा, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस r, ये माइनस माइनस प्लस हो गया एल कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पर एक फार्मूला यूज करते हैं, वो फार्मूला आपको याद होगा, इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी, इन सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्राप्त होता है, ओके। इस लाइन को आप ध्यानपूर्वक देखिए और फिर सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए कि आगे क्या होना चाहिए, आगे क्या लिखा जाना चाहिए, खुद भी सोचिए। तो v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई ऑफ साइलेंट जीरो के, ओके। ये r कैंसिल हो गया और प्लस एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2l कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्राप्त हुआ है, ओके। अब आगे हम बढ़ते हैं, एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई ऑफ साइलेंट जीरो के, ओके। यहां पर एक काम करें, जिसे q को अंदर डाल दें अगर हम, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2, q अंदर आ गया ql cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई ऑफ साइलेंट जीरो के, ओके। 2ql को हम क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ाया था आपको, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल p इज इक्वल टू 2ql, ऐसे भी लिखते हैं अलग अलग करके, p इज इक्वल टू q इंटू 2l। अच्छा, a के जगह कभी a भी हम यूज करते हैं, ऐसे भी यूज करते हैं, q इंटू 2a, ये से भी हम यूज करते हैं। तो ये है डाइपोल मोमेंट,
वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, उसको P से हम डिनोट करते हैं, तो 2ql के जगह पर हम लिख सकते हैं P, और ये हो गया cos थीटा अपॉन। अच्छा यहाँ पर एक बात हम सोचें, चलिए अभी लिख ही देता हूँ, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख ही दिया, ओके। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं। अब आइए थोड़ा यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच का बहुत कम होता है आर के कंपेरिजन में। तो यदि एल का वैल्यू अगर आर के कंपेरिजन में बहुत ही कम हो तो इसको नेग्लेक्ट हम कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहां पर अगर हम एल वाले पार्ट को छोड़ दें तो क्या प्राप्त होता है, v इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसको छोटा जानकर हमने छोड़ दिया है। वैसे भी फिजिक्स में छोटे मोटे चीजों की कोई हम लोग परवाह नहीं करते हैं, ये सब केमिस्ट्री वाले लोगों को हम छोड़ दिए हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन करते रहे, एटम और मॉलिक्यूल करते रहे। हम फिजिक्स में पूरे ब्रह्मांड का स्टडी करते हैं, पूरे यूनिवर्स का स्टडी करते हैं, और फिजिक्स इतना बड़ा साइंस है कि इसमें हम छोटे मोटे चीज़ों का परवाह नहीं करते। अक्सर ऐसी छोटी चीज़ें आएंगी तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके बाहर करते रहेंगे, ओके। और यहाँ पर अगर हम देखें कि एयर के लिए या वायु के लिए के का वैल्यू होता है 1, तो अगर हम यहाँ पर 1 रख देते हैं तो फार्मूला हो जाता है v इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के p cos थीटा, सॉरी के यहाँ से हट जाएगा क्योंकि 1 यहाँ पर हमने रख दिया, p cos थीटा अपान आर स्क्वायर। यही है इलेक्ट्रिक डाइपोल से कहीं भी किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला ये प्राप्त हो जाता है, ओके। ये तो फार्मूला प्राप्त हो गया, लेकिन यहां से हम दो केसेस देखेंगे। ये एक ऐसा फार्मूला है कि इस फार्मूले की सहायता से आप इक्वेटोरियल पर भी, इक्वेटोरियल पर तो वैसे भी जीरो हो गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहां पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सियल पॉइंट पर तो सोचने की जरूरत है। तो एक्सियल पॉइंट का भी फार्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लें, इसके बाद क्लास को मैं ओवर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने फिगर बनाया था, ऐसे फिगर बनाया था हमने डाइपोल का प्लस क्यू, और यहाँ पर पॉइंट था P, कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह पर हो सकता है, ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके मध्य बिंदु से तो मिलाएंगे, ये तो कंफर्म है, इसके मध्य बिंदु से तो जरूर ही मिलाएंगे। तो यहाँ पर हो जाता है एंगल थीटा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्राप्त हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस थीटा पर डिपेंड कर रहा है। आप देख रहे हैं कॉस थीटा पर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो बिल्कुल कांस्टेंट है। P किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये भी कांस्टेंट हो गया, और R अगर हम एक पॉइंट निश्चित कर चुके हैं तो ये डिस्टेंस भी हमारा कांस्टेंट हो गया। हाँ, अब ये अगर ऐसे अगर बढ़ता है घटता है तो एंगल पर तो असर पड़ेगा, और जब एंगल पर असर पड़ेगा तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर असर पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि थीटा का अगर डिफरेंट वैल्यूज लें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंट वैल्यूज प्राप्त होते हैं। अब हमने कहा था एक्सियल, तो एक्सियल पर तो यहाँ हमने पॉइंट लिया था, तो अगर इसको हम इस तरह से ऐसे कर दें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल तो 0 हो जाएगा। तो एक्सियल पर एंगल क्या हो गया, एक्सियल पर एंगल 0 हो गया। अब cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो जब हम यहाँ पर 1 लिख देंगे तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा, P अपन आर स्क्वायर, और यही तो हम लोगों ने पढ़ा था एक्सियल के लिए। अब आइए थोड़ा हम इक्वेटोरियल का भी देख लें। इक्वेटोरियल अगर ये पॉइंट यहाँ पर हो, इक्वेटोरियल पर यहाँ क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फार्मूला इस तरह से था P cos थीटा। तो अगर इक्वेटोरियल पर हम पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो cos 90 का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। तो जब cos 90 0 हो गया तो ये सबको 0 कर दिया, यानी कि v इक्वल टू 0।
यही बताना हमारा मकसद था आज के क्लास का। तो आज का क्लास ओवर होता है। थैंक यू वेरी मच। आप जो नोट्स लिख रहे हैं इसके बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम एसेंसिंग लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। एसेंसिंग लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा ID 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।